नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हमारे दर्शकों को याद होगा कि इसी कार्यक्रम में हम कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आखिर किस मुद्दे पर इस बार एमपी के चुनाव होंगे। और यह संकट एक तरफा नहीं है बल्कि द्विदलीय है। बीजेपी ने कई रास्ते बीते 2 महीनों के दौरान चलकर देखे। मुफ्त की योजनाएं, महिलाएं, युवा और बाकी लोगों को सरकार की मुफ्त की योजनाओं के जरिए राशि बांटने को लेकर बीजेपी ही एकमत नहीं थी कि इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है या नहीं। बीजेपी यानी दिल्ली और राज्य की, माफ कीजिए, फिर कभी आदिवासी आए, कभी रैदास मंदिर के बहाने दलित, कभी तब और अब यानी दिग्विजय सिंह और बीजेपी के मुख्यमंत्री, तमाम तीनों के कार्यकाल। अभी तक ऐसा कोई सॉलिड विषय बीजेपी के पास नहीं था, तो तय हुआ कि ब्रांड मोदी के नाम पर ही वोट मांगा जाए और केंद्र सरकार की योजनाओं और सक्षम नेतृत्व को ही सामने रखा जाए। कमोबेश इतनी ही कंफ्यूज कांग्रेस भी थी। अब एक लाइन कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर ने दे दी है, वो है ओबीसी अस्मिता और जातिगत आधारित जनगणना का। राहुल गांधी संसद से लेकर एमपी के शेड्यूल तक यही बात दोहरा रहे। आदिवासी बहुल इलाके में जाते हैं तो उसमें वैल्यूएट कर देते हैं और आदिवासियों को भी उसमें जोड़ लेते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि आदिवासी ही देश के असली नागरिक हैं, वही सबसे पहले हकदार हैं जल, जंगल और जमीन के। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर उन्हें बनवासी कह रही है, क्योंकि बनवासी यानी जंगल में रहने वाला। ऐसा बीजेपी चाहती है कि उन्हें जंगल में ही रखा जाए। कुल मिलाकर कांग्रेस की लाइन तय है कि सिर्फ इसी मसले पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े जाएंगे। इस विषय को आगे बढ़ाने में कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, ये तो तय नहीं है, लेकिन यह जरूर हुआ है कि बीजेपी को रक्षात्मक होना पड़ा। क्या सिर्फ इसी विषय को आगे करके चुनाव लड़ा जा सकता है, यह भी बड़ा सवाल है। क्या यह विषय सभी वोटर को अपील कर पाएगा? क्या आदिवासी समाज अपने प्रतिमानों, अपने आराध्य को महिमा मंडित करने वालों के साथ जाएगा या उन्हें आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने वालों को वरीयता देगा? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। तो अब यह तय कर दिया कांग्रेस ने कि चाहे अभी तकरीबन 1 महीने बाद का विधानसभा चुनाव हो या कुछ महीने बाद का लोकसभा चुनाव, मुद्दा जातिगत आधार पर जनगणना का ही होगा। एमपी में राहुल गांधी आए चाहे प्रियंका गांधी, एक ही मसले को इलाके के आधार पर वैल्यूएट करके प्रमुखता से उठाते हैं। राहुल बीते कई दिनों से बोल रहे हैं देश 90 अधिकारी चलाते हैं, इसमें ओबीसी कितने हैं? आज शहडोल पहुंचे राहुल गांधी को पता था कि आदिवासी बहुल इलाका है तो उसमें वैल्यूएट किया और बोले कि 90 में से आदिवासी अधिकारी कितने हैं। राहुल ने आज एक बार फिर से बनवासी और आदिवासी को नए सिरे से परिभाषित भी किया। उनके मुताबिक बीजेपी शासय आदिवासियों को बनवासी बना रही है। राहुल ने कहा कि हम मुंह से, दिमाग से, कर्म से आदिवासियों के हितैषी हैं। उन्होंने फिर अपनी गारंटियां गिनाई और कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही इसे पूरा करेंगे। 1500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर बनाया है, सरकार आते ही 500 रुपए का आपका सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा। 1000 रुपए आपको देने नहीं पड़ेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेंदुपत्ता 4000 रुपए का। जिस वक्त राहुल गांधी शहडोल में भाषण दे रहे थे, उस वक्त उत्तराखंड से ये तस्वीर आई। कल कल बहती गंगा के सुरम्य सुनसान तट पर बैठे गंगा से मौन संवाद और पता नहीं क्या डायरी में नोट करते शिवराज। सुलगते सियासी तापमान के बीच शीतलता तलाशने के मायने जो भी निकाले जाएं। बहरहाल राहुल गांधी के आरोपों के जवाब के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा सामने आए। उन्होंने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताते हुए सवाल किया कि कितने आदिवासी जननायकों के नाम राहुल गांधी को पता है जिनका मान और गौरव बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जातियों के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है।
केवल कैसे समाज में विभेद पैदा किया जा सकता है, कैसे समाज के अंदर इन चीजों को तोड़ा जा सकता है, इस पर लगातार कांग्रेस काम करने का प्रयास कर रही है। मैं उनके इस बयान की कड़ी आलोचना करता हूं कि केवल फूट डाल करके राज करो की नीति जो अंग्रेजों के हमेशा से इस भारत के अंदर करते रहे थे, वही खून में जीन्स आज भी कांग्रेस के अंग्रेजों के हैं। कांग्रेस ने लाइन तो खींच दी है कि उसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़ना है, यानी अब सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स होगी। यूं भी जाति या धर्म या सामाजिक परिवेश के आधार पर किसी को एकजुट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, तब जब ये बात उस समाज या कौम की बहुसंख्य आबादी के मन में बैठ जाए। बैठेगी या नहीं, इसका फैसला तो तब होगा जब मतगणना की पेटियां खुल रही होंगी। तो उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ संगीता शर्मा हैं, ये उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल की। बहुत स्वागत है संगीता जी का। दूसरे मेहमान हैं योगेश गुप्ता, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। योगेश जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं पवन देवलिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। पवन जी का भी स्वागत। शुरुआत करेंगे हम संगीता जी से। संगीता जी, आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ये विभाजनकारी जो आप लोगों की हरकत है, ये उनके शब्द हैं कि भाई ये आप अंग्रेजों की तरह काम कर रहे हैं, समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण जी, ऐसे कई उदाहरण है जो मैं दे सकती हूँ वीडी शर्मा जी को कि विभाजन करने का काम कौन कर रहा है। मणिपुर सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर मणिपुर को देखें तो देश की जनता ये समझ चुकी है कि विभाजन कौन कर रहा है। और ये जो गोडसेवादी हैं, ये हमें क्या बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। जिसने देश को आजाद कराया हो, जिसने अंग्रेजों से आमने सामने की लड़ाई लड़ी हो, इन्होंने मुखबिरी की है और माफीनामे लिखे हैं, तो ये किस मुंह से हमें कहेंगे कि हम विभाजनकारी हैं। हमने तो अंग्रेजों से अपना बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया है। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहने के लिए उनको कतई शब्द भी नहीं है उनके पास कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में कुछ कार्य किया था या देश के लिए कुछ कार्य किया था। तो कांग्रेस को इस तरीके से आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चेहरा देख लेना चाहिए। जहां तक बात है कि आज राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आए थे और मध्य प्रदेश आकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता को बताया कि 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ छल कपट और धोखा किया है। और वो छल कपट धोखा हमने देखा है कि किस तरीके से आदिवासी भाइयों के साथ सबसे ज्यादा अपराध हुए, उनकी बेटियों के अपहरण हुए, उनके साथ रेप, गैंगरेप जैसी घटना हुई है। और जहां तक कि आदिवासी बहनों के बच्चियों की जो हॉस्टल्स हैं, उनके अंदर भी उनके साथ गलत कृत्य किए जा रहे थे, जिसके वीडियो भी कई बार सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग भाजपा से नाराज है और नहीं चाहता है वो कि 18 सालों से जो अत्याचार उनके ऊपर हुए हैं, अब वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि बीजेपी दोबारा आए। बीजेपी दोबारा आए नहीं चाहता। आऊंगा, वक्त बहुत है। एक बार योगेश जी करते। योगेश जी, कुछ नहीं किया आपने बकौल कांग्रेस, सिर्फ आप आदिवासियों के जो आराध्य और इष्ट हैं उनके प्रतिमान महिमा मंडित करते रहे। असल मायने में आदिवासियों का शोषण आपने किया है, कांग्रेस की लाइन है। देखिए प्रवीण जी, संगीता जी ने मुद्दा उठाया आज़ादी की लड़ाई का। जंग आज़ादी की लड़ाई में हमारे महान आदिवासी योद्धा टंट्या मामा और गौड़, भील, बिलाला जैसी जो जनजातियों ने हिस्सा लिया था, वो आज तक भारत के इतिहास में लुप्त थे, जिनको उजागर करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है। 2000 आपने किताबें नहीं पढ़ी है। संगीता सुन लेते हैं, संगीता सुन लेते हैं। आप बोल रही थी तो उन्होंने मौन सुना। संगीता सुन लेते हैं। हाँ, सुन लेते हैं। डिबेट में मजा प्रवीण जी झूठ बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे? घर में आपका टर्न आएगा तो आप जरूर खंडन करिए इनके झूठ का। बात कीजिए योगी जी, बात कीजिए प्लीज। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी जनजाति समूह के उत्थान के लिए माननीय शिवराज जी ने काफी काम किए पिछले अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में। यही कारण था कि 2008 में जो आदिवासी बहुल 80 सीटें थीं विधानसभा की, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना जन आशीर्वाद दिया। 13 में दिया, 18 में जरूर थोड़ी सी जो चूक हुई थी उसको सुधारने के लिए माननीय शिवराज जी ने पुनः उन क्षेत्रों में पूरी लगन और निष्ठा के साथ योगी जी एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए, मेरा एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए, क्योंकि आप उस लाइन पर नहीं जा रहे थे इसलिए मेरा टोकना वाजिब है। तो फिर अगर ये जातिगत आधार पर जनगणना की बात करते हैं तो बुरा क्यों लगना चाहिए आपको? क्यों लगना चाहिए कि बांटने के लिए कर रहे हैं ये लोग? जी प्रवीण जी, देखिए, जातिगत जनगणना अर्थात डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी खुद में एक कंफ्यूज लीडर है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। उन्हीं की दादी स्वर्गीय इंदिरा जी, उन्हीं के पिताजी स्वर्गीय राजीव जी, इंदिरा जी ने अपने कार्यकाल में नारा दिया था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे।
वहीं राजीव जी ने मंडल कमंडल को लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ अपने मतभेद उजागर हुए और उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई। तो ये अगर पिछले कुछ एपिसोड राहुल गांधी जी देख लेते कि हमारी पार्टी के नीति और रीति क्या है, तो राहुल गांधी जी इसको बोलने से बचते। राहुल गांधी जी ने ठीक है, शायद कांग्रेस का उस इतिहास को भूल गया जिसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस का ही इतिहास नहीं पढ़ा। आरोप एक बार तीसरे में सीताराम केसरी जैसे ठीक है, वरिष्ठ नेता का पवन किस जी को प्रकार अपमान पवन जी को इन करते। पवन जी, ये जो बात हमने शुरू की, आप भी शायद एक आध बार डिबेट में हमारे आपके साथ भी इस मसले पर चर्चा हो चुकी है कि दोनों ही पार्टियां कंफ्यूज थी कि चुनाव कैसे ड्राइव करें, किस एक मुद्दे पे करें। कई सारे प्रयोग भी किए गए बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से। अब आपको लगता है कांग्रेस को एक सॉलिड मुद्दा मिल गया है जो विधानसभा और लोकसभा दोनों को ड्राइव करेगा? निश्चित रूप से प्रवीण जी, जैसा कि आपने कहा कि दोनों पार्टियां कंफ्यूज थी कि किस मुद्दे को आगे रख के चुनाव में जाया जाए। 20 साल लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार रही, लेकिन उसके बाद भी उन्हें रेवड़िया कहना चाहिए या मुफ्त की योजनाओं को सरकार से लेकर जनता के बीच में जाना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा विषय था और कांग्रेस ने जो मुद्दा छेड़ा है, मुझे लगता है कि थोड़े से और पहले ये इस मुद्दे को उठाते तो वो ज़्यादा कारगर साबित होता। आज जिस तरह से राहुल गांधी बात कर रहे थे कि हम आएंगे तो हम आपको 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 100 रुपये में बिजली देंगे, तो इन सब चीज़ों के पीछे ये जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, इन दोनों मुद्दों में आपस में टकराहट जैसी दिख रही कि पहले वो किस विषय पे बात करेंगे। अगर मुझे लगता है कि जातिगत मतलब उसकी बात होती है जनगणना की, तो इसका लाभ कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि पिछड़े वर्ग की आबादी से लगभग नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भी शिवराज सिंह चौहान पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो एक कांग्रेस इस मुद्दे को बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन टोटल अभी कंफ्यूज जैसा कि आप कह रहे हैं। एक बार संगीता जी को इन करते हैं। संगीता जी, देखिए कि इस पूरे मसले में अगर अब हम देखें तो अपर हैंड तो कहला ही ना बीजेपी। रानी कमलापति के नाम पे स्टेशन कर दिया, शंकर शाह रघुनाथ शाह के लिए कर दिया, ये लगातार अभी सागर में रैदास मंदिर की भी उन्होंने आधारशिला रख दी। ये सब काम ये पूरे ये लोग इस तरह की कर रहे हैं कि लग रहा है कि भाई ट्राइबल के जो आराध्य और प्रतिमान हैं उन्हें महिमा मंडित कर दिया जाए तो खुश तो हो गए होंगे ट्राइबल, आपको नहीं लगता? प्रवीण जी, एक बार अगर हम ये सोचें कि ऐसा भाजपा को क्यों करना पड़ रहा है, क्यों आदिवासियों को आगे लाना पड़ रहा है, क्यों देश के राष्ट्रपति को आदिवासी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आदिवासी वर्ग भाजपा को पसंद नहीं करता है, भाजपा पर विश्वास नहीं करता है और उन्होंने हमेशा से देखा है कि भाजपा के राज में उनके साथ अत्याचार हुआ है। आपने 2018 में भी देखा होगा कि आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ था और इस बार भी खुलकर कमलनाथ जी से आदिवासी वर्ग ने कहा है हम आपका साथ देंगे। तो आदिवासी वर्ग को आगे करके, परंतु आदिवासी का सम्मान नहीं करते हैं। राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन होता है, संसद भवन का उद्घाटन होता है तो राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को किस तरीके से तुच्छ समझती है। आप उनकी जमीनें, उनके पट्टे लेना, उनके साथ धोखा देना, उनके साथ अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से पेशाब कांड हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने एक ढोंग नोटंकी की थी। तो जब जब उनको सम्मान देने की बात होती है ये उनको पीछे कर देते हैं और खुद का चेहरा आगे ले आते हैं। केवल उनको दिखावा, जनता के बीच में दिखावा करते हैं कि हम आदिवासी वर्ग के साथ हैं, परंतु आदिवासी वर्ग इन पर विश्वास नहीं करता है। अब रही बात भाजपा प्रवक्ता जो अभी हमसे बोल रहे थे इतिहास की बात, तो प्रवीण जी में जहां तक मुझे जानकारी है आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं और आप इतिहास के में मास्टर हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो इतिहास लिखा गया है आजादी के बाद का, क्या उन बलिदानियों के नाम उसमें नहीं लिखे गए? क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम नहीं लिखे गए? क्या इनके पास, भाजपा के पास कोई ऐसे महान नेता नहीं थे? तो ये क्या करते? इन्होंने 1980 में इनकी पार्टी का जन्म हुआ। इन्होंने ये कहा था संगीता जी, इन्होंने दो संदर्भ दिए थे। एक इंदिरा जी का कि इंदिरा जी कैसे जाति पाति की बात नहीं करती थी, और दूसरा राहुल जी का कि मंडल कमंडल के वक्त उनके बीपी सिंह के साथ मतभेद थे। तो ये आपकी पार्टी के इतिहास के लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पढ़ा कि हमारे पूर्वज या हमारे वरिष्ठ जाति की बात नहीं करते थे। ये था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए, इन्होंने आजादी की बात भी कही और अगर इंदिरा जी का जो नारा देकर बताया मैं उस पर भी बात कर लेती हूँ।
तो योगेश जी, होता है क्या है कि समय काल और परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेने होते हैं। आज सभी समाजों की इच्छा है, सभी समाज चाहता है कि जातिगत जनगणना हो, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? ठीक है। प्रधानमंत्री जी क्यों इसको रोक क्यों रहे बच रहे हैं और जब प्रधानमंत्री? अब इनको इन 2011 करते में हैं। जातिगत जनगणना हुई थी तो उसको बिल्कुल सार्वजनिक संगीत क्यों नहीं पर्याप्त कर वक्त दिया। रहे हैं? एक बार योगेश जी को इन कर लेते। कुछ तथ्य, कुछ भाषण के अंश मैं जल्दी से पढ़ के सुना देता हूं जो उन्होंने कहा। राहुल जी ने कहा कि बनवासी आप लोग जानबूझ के बोलते हो, शासन योजनाबद्ध तरीके से बनवासी यानी जंगल में भेजो, आदिवासी यानी मूल निवासी वो व्यक्ति जो सबसे पहले आया, आदि मतलब सबसे पुराना, ये वो मेंशन कर रहे थे। और दूसरा उन्होंने कहा कि कोई 4.5 लाख पट्टे हैं, ये उनका भाषण का अंश है, मैं इसे बहुत पुष्टि के साथ नहीं बोल पाऊंगा। उन्होंने कहा 4.5 लाख पट्टे कुछ ऐसे थे ट्राइबल के जो आपने रद्द किए। उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि आप मूल रूप से आदिवासी के विरोधी हैं। और जो संगीता जी ने कहा उसका जवाब देखिए प्रवीण जी, आदिवासी बहुल जनजाति वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनेक ऐसे काम किए हैं, उल्लेखनीय काम किए हैं जो आदिवासी समुदायों में बिल्कुल सर्वविदित हैं। और आदिवासी समुदायों को प्रेजेंटेट करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसका जिक्र संगीता जी ने किया, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आदिवासी वर्ग को आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने न्यायोचित कदम उठाया। वो एक फेस नहीं है, वो एक फेस नहीं है, वो एग्जैक्टली भारत के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी को बिठाने वाले अगर कोई है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। उससे डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, ये छिंदवाड़ा, बालाघाट, इस यहाँ के आदिवासी का क्या भला होगा अगर द्रौपदी मुर्मू जी बैठी तो? नहीं, देखिए सभी जगह मंडला, छिंदवाड़ा क्षेत्र में, छिंदवाड़ा क्षेत्र से माननीय कमलनाथ जी आते हैं। क्या किया कमलनाथ जी ने 15 माह के कार्यकाल में? वल्लभ भवन में 4 अपने छोटे और बड़े बाबू बिठाए, वसूली केंद्र शुरू किया और जनता के कारों से कोई सरोकार न रखते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक जो टारगेट था उसको अचीवमेंट करने के लिए कमलनाथ जी ने काम किया। उनको ना मध्य प्रदेश की जनता के भविष्य की चिंता है, ना उनको मध्य प्रदेश के युवा की चिंता है, ना उन्हें मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जनजाति की चिंता है। कमलनाथ जी सिर्फ अपनी भविष्य की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, एक अलग लाइन योगेश जी ने। मैं एक बार पवन जी को इन करूंगा, माफ कीजिए पवन जी कटर ने। पवन जी, इसी मूल विषय पर आते, जो इसमें ट्राइबल तो हमने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि राहुल गांधी ने भी देशकाल परिस्थिति अभी संगीता इनका वो देख के शेड्यूल देखा, ट्राइबल बहुल है तो ट्राइबल जोड़ दिया। अदरवाइज वो जातिगत आधार पे जनगणना में ज्यादा फोकस ओबीसी पे करते हैं, हम भी ओबीसी पे रखते हैं। पवन जी, बहुत बड़ी आबादी है इनकी, अगर मैं गलत नहीं हूं शायद 50% के आसपास वोटर होगा एमपी में इतना, तो अगर मैं गलत हूं तो टोकिएगा। इतनी बड़ी आबादी, अलग अलग तरह के लोग ओबीसी में आते हैं, अलग अलग सरनेम, अलग अलग जातियां, और ये अगर आप भी शायद सहमत होंगे कि अपेक्षाकृत ये लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं। तमाम जो भी ओबीसी है वो उतना उस तरह का गरीब नहीं है जैसे एससी या एसटी वोटर है। तो इन्हें एक छाते के नीचे लाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, और ये अलग अलग है, इनमें साहू भी आते हैं, यादव भी आते हैं, पटेल भी आते हैं, लोधी भी आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं, और ये सब सक्षम लोग हैं, कई सारे जमीनों के मालिक। ये आपको लगता है कि एक साथ मिलकर कांग्रेस के साथ आ जाएंगे कांग्रेस जो प्रयास कर रही है? देखिए प्रवीण जी, असंभव सा काम है, कांग्रेस बहुत देर कर चुकी है इस मामले को उठाने के लिए। और जहाँ तक पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो इतने संपन्न लोग हैं। अभी का भाजपा ने एक जो प्रत्याशी घोषित किया है वीरेंद्र लम्बरदार, मतलब जिसके पास हजारों एकड़ की जमीन हो, वो कैसे जो है पिछड़े वर्ग में अपने आप को स्वीकार करेगा? वो तो एक समाज के अग्रणी वर्ग में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग समाज में जब नेतृत्व करते हैं और जब कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है, कैसे उनकी अपील स्वीकार करेगी पब्लिक? अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई जातिगत जनगणना की जो बात अभी जो उठा रही है कांग्रेस, मास जो जनता के पास पहुंच पाएगी, उनकी अपील स्वीकार कर पाएगी, या इस तरह की कोई व्यवस्था बन पाएगी। तो ये आपको लगता है कि ये बने विधानसभा चुनाव में ये दांव, अगर दांव के तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने प्रियंका गांधी का भाषण सुना, राहुल जी के 2 दौरे यहाँ पे देखे, प्रियंका का भी जबलपुर भी देखा और बाकी जगह भी देखा, तो ये क्यों इस पर अपील? जब इन्हें कोई इनपुट नहीं मिल रहा होगा कि साहब केवल ओबीसी की बात करके या इस बात पे अपन ड्राइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे इलेक्शन? पवन जी, मुझे लगता है प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो जहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस तक पहुंची है, और भारतीय जनता पार्टी की जो शुरू से रणनीति बनी थी
वो ये था कि पिछड़ा वर्ग के जो वोट हैं हमें सबसे ज़्यादा अगर वो मिल जाए, ट्राइबल के जो वोट मिल जाएं, जैसे कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है वो ट्राइबल हैं, उनको बिठाया गया राजभवन में, एक जनजाति प्रकोष्ठ बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से जो रणनीति बनाई थी अपनी, वो पिछड़ा वर्ग और ट्राइबल को लेके। तो कांग्रेस के पास जो उनकी बात पहुंची होगी, और कांग्रेस अभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो भी कर रहे हैं वो केवल उसी पे पिन पॉइंट बात कर रहे हैं, उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से रणनीति बना रही है उसको पीछे या उसको फ्लॉप करने के लिए कांग्रेस उसी की चाल, उसी के उसमें अंदाज में जवाब देने का कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी प्रश्नकर्ता के ऊपर डाल रही है, ये इस तरह का पवन जी की बात से लग रहा है। संगीता जी को इन करते हैं। संगीता जी, एक जो काबिले गौर बात है, जो मैं भी कर रहा हूं और जो भी सुधीजन है वो कर रहे होंगे, कि राहुल गांधी ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं संकेतों में। वो कह रहे 90 अधिकारी, ओबीसी कितने, आज उन्होंने शेड्यूल में कहा कि 90 अधिकारी देश चला रहे हैं, एससी एसटी के कितने। तो ये शार्प ब्रेन को पास ले आओ, मतलब ब्यूरोक्रेसी, ये माना ही जाता है कि भाई जो देश चलाएगा यूपीएससी क्लियर करने वाला, चाहे वो किसी वर्ग से आता हो, ब्रेन तो शार्प होता है। तो शार्प ब्रेन को अपने पास खींच के और मोबिलाइज करने की पॉलिसी है क्या आपकी? देखिए प्रवीण जी, पॉलिसी नहीं है, ये हमने देश के अंदर देखा है। और जब से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश और देश में है, हमने देखा है कि इन्होंने सबसे ज्यादा अत्याचार किए हैं, सबसे ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुए, पर उन मामलों को हमेशा से भाजपा ने दबाया है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी, एससी, एसटी वर्ग के साथ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। देश के अंदर यही हाल है। तो जब उनको आगे बढ़ाने की बात राहुल गांधी जी करते हैं तो भाजपा को क्या तकलीफ होती है, भाजपा क्यों परेशान होती है? जब 15 महीनों की कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने 27% आरक्षण देने की बात की थी, तो क्यों भाजपा की सरकार कोर्ट तक गई थी और अपना पक्ष रखने से रोका था उन्होंने? क्यों इस तरीके से उनको रोका जा रहा है, आदिवासी और एससी एसटी वर्ग को? तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाजपा, जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो भाजपा को बुरा लगता है, हम एससी एसटी वर्ग की बात करते हैं भाजपा को बुरा लगता है, हम आदिवासी वर्ग की बात करते हैं इन्हें बुरा लगता है। तो आप इन जाति जो आधार पर हम जो बात कर रहे हैं उस पर भाजपा को इतनी तकलीफ क्यों होती है? अगर राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी 90 अधिकारियों में शामिल होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? पूछ लेते हैं हाथ के हाथ। योगी जी, क्यों बुरा लगता है आप लोगों को जब वो ट्राइबल की बात करते हैं तो आप लोग बुरा मान जाते हो भाई ये देखो? और फिर दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए इतनी सारी मुफ्त की योजनाएं आपने रेवड़ी की तरह बांट दी, रेवड़ी शब्द अभी पवन जी ने भी इस्तेमाल किया था, तो फिर मुतमईन रहिए भाई, निश्चित रहिए कि सारे ट्राइबल जो है अब सब आपके साथ आएंगे, ओबीसी सब आपके साथ आएगा। बांट चुके हो आप, तो फिर इन पर सवाल क्यों कांग्रेस पर? देखिए प्रवीण जी, ओबीसी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी के दो हमारे फेस हैं। एक तो माननीय मोदी जी हैं, दूसरे मध्य प्रदेश में शिवराज जी हैं, कांग्रेस प्रहलाद पटेल जी हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर हम ओबीसी नेताओं की बात करें, आज हम ओबीसी नेताओं की बात करें कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो अरुण यादव जी, जीतू पटवारी जी, कुणाल चौधरी जी, ये लोग उपेक्षित चल रहे हैं। कमलनाथ जी आए दिन इनकी बेइज्जती करते हैं। और ओबीसी आरक्षण कमलनाथ जी ने अपने अंतिम चरणों में 27% लागू करने का एक पाखंड किया था, और उसी के अगेंस्ट में जो रिट दायर करी थी वो कमलनाथ जी के निज सहायक सैयद जाफर ने की थी। वो कमलनाथ जी के निजी स्टाफ में है, प्रवक्ता बनाया गया था उनको तथा कथित तौर पर, और उन्हीं के माध्यम से वो रिट लगवाई गई थी। तो एक तरफ आप आरक्षण लागू करने का पाखंड करते हैं, दूसरी तरफ उसको रोकने के लिए अदालत में अपने आदमियों को पहुंचाते हैं। तो ओबीसी वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, ये हमारा ओबीसी वर्ग बखूबी जानता है, पहचानता है। और निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग का हमारे को पूरा जन आशीर्वाद मिलने वाला है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। बहुत छोटा जवाब संगीता जी, फिर आप बोलना चाह रहे, पवन जी के पास जाऊंगा, फिर बहुत छोटा। देखिए ये प्रचंड बहुमत के सपने देख रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि अरुण यादव जी, जीतू पटवारी जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिनको उपेक्षित कहा जा रहा है, कहीं इन पे मानहानि न कर दे, क्योंकि वो तो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के झंडे के साथ है, और कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजों को, देश को तोड़ने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारे नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। पिछली बार तो दिखाया घोषित थोड़ा ना भाई आपको, पिछली बार तो घोषित थोड़ा। पवन जी को इन करते, पवन जी एक तस्वीर और पवन जी को इन करते, वो छूट जाएगा बहुत, मतलब अच्छा जिम्मेदार, मतलब मजेदार और रोचक मसला। पवन जी एक तस्वीर और आज दिन भर जो है वो वायरल होती रही, जो उत्तराखंड से आई। कितने सुकून में सुरम्य वादियों के बीच माँ गंगा के तट पर बैठ के शिवराज कुछ मौन चिंतन कर रहे थे। इसे कैसे परिभाषित करते हैं आप? क्या था वो शुक्रिया था या चिंतन था या क्या था?
देखिए प्रवीण जी, कल जो सूची आई है भारतीय जनता पार्टी की, जो चौके छक्के शिवराज जी मार के गए हैं, उसके बाद तो मुझे लगता है कि उनको वो सुकून के पल गंगा के किनारे ठंडे पानी में पैर डालकर बैठने का जो अद्भुत आनंद है, वो जो उन्होंने तस्वीर जारी की है, वो इंगित करती है कि शिवराज जी अब निश्चिंत हैं। अब आने वाली सूची जिसके भी हो, सर्वे पे मिले या किसी के समर्थकों को मिले, लेकिन वो अपने लोगों को वो टिकट दिलाने में सफल हो गए। जैसा कि बार बार कहा जा रहा था कि गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में लागू होगा, मुख्यमंत्री जी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके मंत्रिमंडल के जो उनके प्रिय सदस्य हैं कुछ, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो घमासान था, कल वो सूची आने के बाद सारी चीज़ों पर विराम लग गया और मुख्यमंत्री जी सुकून की यात्रा पर निकल गए और मध्य प्रदेश में जो एक हलचल सी मची थी वो एकदम शांत हो गई। चलिए, हलचल सी मची थी वो शांत हो गई, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जी जल्दी से, बहुत जल्दी, बिल्कुल खत्म ही है, हाथ से फिसल गया वक्त। हाँ बताइए। बिल्कुल प्रवीण जी, मैं कह रही थी कि जब जब शिवराज जी डूबते नजर आते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, उन लोगों को, तो हर व्यक्ति की प्रैक्टिस दरअसल यही होती है। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस जिस तरह की भी कवायद हो रही है, जिस जिस भी समाज, जिस जिस भी वर्ग के लिए पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, देखिएगा, उसे समझिएगा, परखिएगा और ये जरूर महसूस करिएगा कि ये क्या वाकई ईमानदार प्रयास है। यदि ये ईमानदार प्रयास हो तो चाहे कोई पार्टी दे रही हो या नेता, उसके साथ जाइएगा, वरना अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।